Hello everyone, my name is Shivani Azad and today we'll start with a new topic that is inequalities of triangle. Right? तो लास्ट टाइम हमने इक्वलिटी ऑफ ट्राइंगल्स की बात कही थी कि अगर दो साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे और अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी. राइट? एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं एंड देन विल प्रोसीड विद दिस. राइट? देन विल प्रोसीड विद दिस टॉपिक. राइट? ओके. सो इन इक्वालिटी में क्या होता था कि अगर ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स इक्वल है. राइट? अगर जैसे ट्राइंगल रहा ए बी सी. ठीक है, ट्राइंगल रहा ए बी सी. अब इसमें कोई भी दो साइड्स इक्वल मान लेते हैं, जैसे बी सी और ए सी इक्वल मान ली मैंने, तो ए सी इक्वल टू बी सी हमें गिवन है, दिस इज गिवन टू अस. और अगर ये दोनों गिवन है तो हमें पता है कि अगर एक ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो यहाँ पे अगर कोई यहाँ से बैठ के देखे कि कौन सा एंगल है तो ये वाला एंगल है, और कोई इस वाली साइड पे बैठ के देखे तो कौन सा एंगल दिखेगा अपोजिट में, एंगल ए. तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल बी इक्वल टू एंगल ए होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल ए होगा. राइट? और अगर मैं बोलूँ कि ट्राइंगल के दो एंगल कोई भी इक्वल है, मान लेते हैं ए बी सी. ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल मान लेते हैं. इसमें मैं ये बोल रही हूँ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है. तो अगर गिवन है हमें कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी. तो इनके अपोजिट वाली, जैसे एंगल सी पे अगर कोई बैठा हुआ है तो उसको कौन सी साइड दिखेगी, हमारी ए बी दिखेगी. राइट? दिस विल बी द साइड दैट विल बी अपोजिट. और एंड इधर से एंगल सी के अपोजिट तो ये दिख गई ए बी, और एंगल ए के अपोजिट कौन सी दिखेगी हमें, अगर यहाँ से हम सोचें कि कौन सी साइड दिखेगी अपोजिट में, तो बी सी दिखेगी. राइट? तो बी सी और ए सी विल बी इक्वल, बी सी एंड ए बी विल बी इक्वल. राइट? तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. बट हो सकता है ना कि सारी साइड्स अनइक्वल हो, जैसे स्केलिन ट्राइंगल. Isn't it? साइड्स अनइक्वल भी तो हो सकती है, स्केलिन ट्राइंगल हो गई, या आइसोसेलेस में भी क्या होगा कि अगर दो साइड इक्वल है तो तीसरी साइड अनइक्वल भी तो होगी, ए सी. और अगर मैं ए सी और बी सी के अपोजिट वाले एंगल को कंपेयर करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगी, ये तो जब दोनों साइड्स इक्वल थी तब की बात थी. बट अगर साइड्स अनइक्वल है या एंगल अनइक्वल है तो फिर उनके अपोजिट साइड्स को कैसे इंटर रिलेट करेंगे, या अपोजिट एंगल्स को कैसे इंटर रिलेट करेंगे, दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ इनइक्वालिटी रिलेशंस. राइट? तो इस पे बात करते हैं. तो इनइक्वालिटी रिलेशन में सबसे पहली बात, फर्स्ट थ्योरम कहता है कि इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल, अगर कोई साइड्स ट्राइंगल की अनइक्वल है, इनइक्वालिटी का मतलब कि साइड्स इक्वल नहीं है. राइट? साइड्स इक्वल नहीं है तो आर इनइक्वल, द लॉन्गर साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट. तो अगर साइड, जो साइड बड़ी होगी उसका अपोजिट एंगल भी उतना ही बड़ा होगा. राइट? एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं. जैसे ये स्केलिन ट्राइंगल है. राइट? तो ये ए है, ये बी है और ये सी है. ठीक है, अब ए के अपोजिट वाले एंगल को हम मान लेते हैं अल्फा, बी के अपोजिट वाले एंगल को बीटा मान लेते हैं, और ए के अपोजिट वाले को गामा मान लेते हैं. दिस इज नथिंग, अल्फा बीटा गामा इज अ वेरिएबल दैट इज यूज्ड फॉर एंगल्स. राइट? तो ये सिर्फ वेरिएबल्स है, अल्फा बीटा गामा. ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे. मैं मान लेती हूँ कि देखो ए सबसे छोटी है, गिवन है हमें कि अगर ए छोटी है, ए इज लेस देन बी, और दिख भी रहा होगा कहीं ना कहीं कि ए इज लेस देन बी. ठीक है, और ये हमें गिवन भी है, चले मान लेते हैं ये गिवन है. और तो ये क्या कहता है कि जो साइड बड़ी होगी उसका एंगल भी, उसका अपोजिट वाला एंगल भी उतना ही बड़ा होगा. तो जैसे कि बी की बात करूँ तो बी बड़ा है तो बी का अपोजिट एंगल कौन सा होगा, अगर यहाँ से देखूँ तो बीटा होगा. बीटा भी बड़ा होगा किससे, ए से. अगर बी ए से बड़ा है तो इसके अपोजिट एंगल भी ए के अपोजिट एंगल से क्या होगा, बड़ा होगा. तो बी के अपोजिट बीटा है और ए के अपोजिट क्या है, अल्फा है. तो अल्फा से बड़ा होगा बीटा. ठीक है, और एक और देख लेते हैं. जैसे मैंने बोला कि गिवन है, अगेन इससे ये इंटरप्रेट कर सकते हैं हम. अगेन सेकेंड चीज़ हमें क्या गिवन है, ये भी मान लेते हैं गिवन ही है हमें कि ए लेस देन सी है. ठीक है, ए लेस देन सी है. अगर ए लेस देन सी है तो हमें पता है कि साइड अगर बड़ी है तो उसके अपोजिट एंगल भी बड़ा होगा, किससे, जिससे इस साइड से हम कंपेयर कर रहे हैं, है ना. जैसे ये सी है तो सी बड़ा है तो इसका अपोजिट एंगल
ए के अपोजिट एंगल से बड़ा होगा, और ए छोटा है तो इसका अपोजिट एंगल सी के अपोजिट एंगल से छोटा होगा। तो अगर साइड छोटी है तो उनके अपोजिट एंगल भी उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा, जो साइड का रिलेशन होगा वो ही अपोजिट एंगल का रिलेशन होगा। तो ए का अपोजिट एंगल कौन सा है, अल्फा, तो अल्फा क्या होगा, छोटा होगा किससे, सी के अपोजिट एंगल से। तो सी का अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा हमारा, ये रब कर लेते हैं, ठीक है ना, ये वाली साइड रब कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सी का अपोजिट एंगल गामा हो जाएगा और ए का अपोजिट एंगल अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा इज लेस देन गामा, ठीक है। तो आई होप ये वाला थ्योरम आपको क्लियर हुआ होगा, राइट। नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो अब ये क्या होता है, ये ट्राइंगल फॉर्म करने में काम आता है, ठीक है ना। अब जैसे अगर मैं बात करूँ कोई भी एक रैंडम ट्राइंगल की, तो अगर मैं रफ फिगर बनाऊंगी तो मैं तो किसी भी ट्राइंगल का भी बना सकती हूँ, राइट। बट जब कंस्ट्रक्शन की बात होती है तो सारे ट्राइंगल फॉर्म हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो हमें अगर चेक करना है कि ये ट्राइंगल कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, हाँ ये 100% बनेगा ही बनेगा बाय कंस्ट्रक्शन, तो वो जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। तो अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी तो ट्राइंगल फॉर्म भी नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं समझाऊँ ऐसे, तो एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। अब इसकी कोई भी दो साइड ले लो, जैसे ए बी सी, ये तीन साइड्स ले ली मैंने ए बी सी, ठीक है, कोई भी एक तो साइड मान लेता है। तो ये कहता है कि अगर ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी तो होनी ही चाहिए, अगर ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है तो एक प्रॉपर्टी उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, कौन सी, कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो कोई भी दो साइड ले लेते हैं, जैसे ए ओ बी ले ली, तो ए ओ बी इन दोनों का सम किया तो वो ग्रेटर होना चाहिए बची हुई साइड से, तो बची हुई साइड्स कौन सी हुई, सी, तो ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, सही है। फिर नेक्स्ट आ जाती है बी और सी। अगर मैं बी प्लस सी की बात करूं तो जो ये बी प्लस सी का सम है, मतलब ये बी प्लस सी है, जो ये बी और सी का सम है वो ग्रेटर देन होना चाहिए बची हुई साइड से, तो बी और सी तो ये हो गई, और बची हुई साइड कौन सी है, ए, ठीक है। और इधर बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बचा सी प्लस ए। अगर सी प्लस ए की बात करूं तो सी प्लस ए किससे बड़ा होना चाहिए, बची हुई साइड से, दैट इज बी, ठीक है। तो ये कंडीशंस इसको फॉलो करनी ही चाहिए किसी भी ट्राइंगल अगर कोई बनाना है तो। अब देखो एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया रफली 1 2 3। अब मुझे ये चेक करना है अगर मैं ये ट्राइंगल फॉर्म भी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कोई भी ट्राइंगल होगा उसको ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो थ्योरम है, ये फुलफिल करना ज़रूरी है, राइट। तो 1 2 3 की बात करूँ तो कोई भी दो साइड ले लेते हैं, तो 1 + 3 लिया, तो 1 + 3 शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, 2, ठीक है। 1 + 3 ग्रेटर देन 2, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 1 + 3 4, 4 ग्रेटर देन 2 हो रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं आई। नेक्स्ट चीज़ ले लेते 3 और 2, तो 2 + 3 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, इन दोनों का सम है तो बची हुई साइड क्या है 1, इससे बड़ा होना चाहिए, तो 5 ग्रेटर देन 1 है भी सही, ये भी सही है, अभी तक तो प्रॉपर चल रहा है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं 1 और 2 की, 1 + 2 ग्रेटर देन 3 है क्या, 1 + 2 ग्रेटर देन 3 है, तो 1 + 2 3 ग्रेटर देन 3 है क्या, सही बात है क्या, ये नहीं है, तो ये नहीं है, मतलब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। अगर हम इसको कंस्ट्रक्ट भी करने की कोशिश करेंगे तो ये बनेगा नहीं, राइट। तो कोई भी ट्राइंगल है, अगर ट्राइंगल फॉर्म होगा तो ये प्रॉपर्टी 100% फॉलो होगी कि सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड, राइट। नेक्स्ट आ जाता है द डिफरेंस बिटवीन द एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन द थर्ड साइड, ठीक है। अब देखो ये एक्चुअली में क्या है कि अपोजिट है जो अभी अपन ने पढ़ी थी उससे, तो वापस से एक साइड ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है ना। देखो अगर कोई गिवन नहीं है ना कि किसको क्या मानना है, अपन को दे रखा है कि एक साइड ए, एक साइड बी, एक साइड सी है, तो हम क्या करते हैं, ए के अपोजिट वाले को ए ही साइड मानते हैं, बी के अपोजिट वाले को बी और सी के अपोजिट वाले को सी। ये स्टैंडर्ड नोटेशन होता है ज्योमेट्री में, राइट। अब ये कहता है कि अगर ट्राइंगल फॉर्म होगा, अगर कोई ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है तो उसको ये प्रॉपर्टी भी फुलफिल होनी चाहिए, उसकी ये प्रॉपर्टी भी हमारी क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। तो क्या होगा, डिफरेंस ऑफ
टू साइड, देखो सम था तो बड़ा ही होगा और डिफरेंस है तो छोटा ही होगा, तो डिफरेंस ऑफ टू साइड इज लेस देन द थर्ड साइड, तो बची हुई साइड है उसके छोटी ही होगी, ठीक है ना। तो जैसे अगर मैं कोई दो साइड का डिफरेंस निकालूं, तो जैसे ए और सी का निकालूं, तो ए माइनस सी, डिफरेंस छोटा ही होगा, सम बड़ा होगा, तो ए माइनस सी लेस देन बी होगा। देन नेक्स्ट बात कर लेते हैं ए और बी के बीच के डिफरेंस की, तो ए माइनस बी लेस देन क्या होगा, बची हुई साइड सी के छोटा होगा, ए माइनस सी बी माइनस ए कर लेते हैं, एक बार साइक्लिक में चल लेते हैं, ठीक है ना। लेट्स गो इन द साइक्लिक पैटर्न, ठीक है। और फिर लास्ट बचा यहाँ पे a माइनस सी हो गया, b माइनस ए हो गया, और यहाँ पे क्या बचा b माइनस सी, सही। तो यहाँ पे b माइनस सी की जगह c माइनस बी कर लेते हैं, अगेन साइक्लिक पैटर्न पे चला रहे हैं हम, ठीक है। तो c माइनस बी, ठीक है, c माइनस बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए हमारा, c माइनस बी ग्रेटर देन a होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ही ट्रायंगल फॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और हमें ए बी सी का वही बड़े, हमेशा डिफरेंस जो निकलता है वो बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि साइड्स कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, ठीक है। बट अगर आप कर भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब जैसे देखते हैं कि एक ट्राइंगल ले लेते हैं हम, कि क्या ये ट्राइंगल फॉर्म होगा भी या नहीं होगा, राइट। तो अपन चेक कर लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 3, यहाँ पे लिखा 5, यहाँ लिखा 1, ठीक है ना, 3 5 1। अब मुझे ये चेक करना है कि ये ट्राइंगल मैंने बना तो दिया, क्योंकि मुझे तो रफ फिगर बनाना है, रफ फिगर में तो मैं कैसे भी इसको 3 मान लूँ, इसको 5 मान लूँ, इसको 1 मान लूँ, पर क्या ये बाय कंस्ट्रक्शन क्या ये ट्राइंगल फॉर्म होगा, क्योंकि ट्राइंगल फॉर्म होगा तो ये प्रॉपर्टी 100% उसको फुलफिल करनी पड़ेगी, राइट। तो चेक कर लेते हैं। तो पहले ये दोनों साइड ली, तो 5 माइनस 1 शुड बी लेस देन 3 होना चाहिए, तो 5 माइनस 1 इज 4, 4 लेस देन 3 आ रहा है क्या, क्या 4 लेस देन 3 पॉसिबल है, फर्स्ट कंडीशन ही नहीं हुई, मतलब ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा, राइट। एक और प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं अपन, हमने पढ़ी थी कि अपोजिट साइड, अगर कोई साइड बड़ी है ना, अगर इनइक्वालिटी में पढ़ी थी कि साइड एंगल अपोजिट टू ग्रेटेस्ट साइड इज ग्रेटेस्ट, है ना, एंगल अपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड इज ग्रेटेस्ट, राइट। और वैसा ही कुछ एंगल के अकॉर्डिंग भी चलता है कि साइड अपोजिट टू greater angle is greatest, ठीक है। ये भी चलती है इन अ ट्राइंगल, ठीक है, एक ट्राइंगल की ही प्रॉपर्टी है ये, फर्स्ट वाले की अपोजिट है कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटेस्ट, या फिर अपन बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट, ठीक है ना। लेट्स राइट इट ओवर हियर इज लॉन्गेस्ट, ठीक है। अगर एंगल बड़ा है तो उसकी अपोजिट टू साइड भी क्या होगी, बड़ी होगी। तो अपन चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ठीक है ना। अब मेरे को गिवन है, अगर मेरे को गिवन है ए लेस देन बी, बी लेस देन सी, ऐसा कुछ गिवन है, ठीक है ना। ए सबसे छोटा है, फिर बी बड़ा है, फिर सी बड़ा है, ठीक है। तो अब मुझे कंपेयर करना है, तो मैं ए बी सी मान लेती हूँ, ठीक है ना। एक काम करते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन पे ही चलते हैं ना, तो ये ए हो जाएगा, ये बी, ये सी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड पे चलते हैं, ये वाला कि इसको कैपिटल ए ही मान लेते हैं, इसको कैपिटल बी ही मान लेते हैं, और इसको कैपिटल सी ही मान लेते हैं, सही है। इसको कैपिटल ए ही मान लेते हैं, इसको कैपिटल बी, इसको कैपिटल सी मान लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे कि अगर a लेस देन बी लेस देन सी है, और मुझे यहाँ पे ए बी सी एंगल की अगर रिलेशन निकालना है, तो मुझे पता है कि a सबसे छोटा है तो इसके अपोजिट एंगल भी सबसे छोटा होगा, और अगर कोई बड़ी साइड है तो उसका अपोजिट एंगल भी उतना ही बड़ा होगा। तो a सबसे छोटा है तो a का अपोजिट एंगल क्या है, c है, तो यहाँ पे एंगल c आ जाएगा सबसे छोटा, ठीक है ना। अब इधर से हम बात कर लेते हैं b की, b उससे बड़ा है तो इसके अपोजिट एंगल c से तो बड़ा ही होगा, तो एंगल b मान लेते हैं। फिर c की बात करें यहाँ से, ठीक है ना, c की बात करते हैं यहाँ से, तो इसको हटा देते हैं। अब c सबसे बड़ा माना हुआ है तो c का अपोजिट एंगल सबसे बड़ा होगा, तो एंगल ये होगा, ठीक है ना। तो ये वाइस वर्सा प्रॉपर्टीज चलती है कि एंगल बड़ा है तो उसकी अपोजिट साइड भी बड़ी होगी, और साइड बड़ी है तो उसका अपोजिट एंगल भी बड़ा होगा। एक और चेक कर लेते हैं लास्ट, एंड देन वी विल मूव टू द
नेक्स्ट पार्ट, राइट। तो अगर ए बी सी की बात करूँ तो मैं ये बोल रही हूँ कि भाई ए सी इज़ ग्रेटर देन ए बी। अगर ए सी ग्रेटर देन ए बी है, ए सी ग्रेटर देन ए बी की जगह बी सी कर ले, थोड़ा सा टफ कर लेते हैं क्योंकि ए बी और ए सी को निकालना तो ईजी रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो ए सी ग्रेटर देन बी सी कर लेते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं कि ए सी ग्रेटर देन बी सी है। अगर ए सी ग्रेटर देन बी सी है तो इसको एंगल ए मान लेते हैं, इसको एंगल बी, इसको एंगल सी मान लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर साइड बड़ी है तो इसका अपोजिट एंगल भी उससे बड़ा ही होगा, है ना। तो जैसे ए सी बड़ा है तो ए सी का अपोजिट एंगल बड़ा होगा, तो ए सी का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल बी। ये बड़ा होगा किसके, बी सी के अपोजिट एंगल से। तो बी सी छोटा है तो बी सी का अपोजिट एंगल भी उससे कंपेरेटिवली छोटा ही होगा, तो एंगल ए से, तो एंगल बी ग्रेटर देन एंगल ए होगा, ठीक है। तो आई होप ये 4 प्रॉपर्टी आपको क्लियर हुई होगी। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 20, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ 3 साइड्स आर ऑल इंटीजर, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ट्राइंगल्स आर देयर विच आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन का 2 मेथड है, एक तो सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव, राइट। तो अपन दोनों में बात करेंगे, पहले एक बार सब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं, देन विल मूव टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है ना। तो द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 20, ठीक है। कोई पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आपको दे रखा होगा कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हम मान लेते हैं जैसे ए बी सी का दे रखा है, सही है, ए बी सी। अब है ना स्टैंडर्ड नोटेशन पे चलते हैं। मैंने आपको कहा था कि अगर स्टैंडर्ड नोटेशन की बात करें तो अगर ये कैपिटल ए है तो इसके अपोजिट वाली साइड को स्मॉल है मान लो कि अपोजिट वाली साइड की लेंथ ए है, बी के अपोजिट वाली साइड की लेंथ बी है और सी के अपोजिट वाली साइड की लेंथ सी है, राइट, ठीक है। तो मैंने ये लेंथ मान ली। अब वो बोल रहा है कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 20 है। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो हमारी साइड ए बी सी ही तो है, तो हम मान लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 20 है, ये हमें गिवन है, तो ये लिख लिया मैंने, ठीक है ना। अब वो कह रहा है लेंथ ऑफ द 3 साइड्स आर ऑल इंटीजर्स। अच्छा, जो सारी साइड्स है वो इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। इंटीजर वैल्यू है मीन्स जो लाई करेगी वो -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे में लाई करेगी, ठीक है ना। तो हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ट्राइंगल्स, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, डिस्टिंक्ट मतलब इज डिफरेंट ट्राइंगल्स, डिफरेंट ट्राइंगल्स आर देयर विच आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट नहीं होने चाहिए मतलब बराबर नहीं होने चाहिए, है ना, तो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ठीक है। ओके, अब बात क्या आती है, ए प्लस बी प्लस सी तो 20 दे रखा है, पर मुझे ये नहीं पता ना कि कौन सी साइड बड़ी है कौन सी साइड छोटी है। या फिर देखो स्केलिन होगा तो तीनों साइड का कोई रिलेशन होगा, है ना, कि ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी है, ठीक है। अगर स्केलिन है तो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी है, ये स्केलिन की कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि हमें एक साइड तो बड़ी माननी पड़ेगी ना। तो मैंने मान लिया ए है, अब सी मान लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने मान लिया कि ए सबसे बड़ी है, फिर बी उससे छोटी है, फिर सी उससे छोटी है, तो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी मान लिया। अगर स्केलिन है तो आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस की 2 कंडीशन फॉलो होगी कि या तो ए इक्वल टू बी होगा और ग्रेटर देन सी होगा, या फिर दूसरी कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि ए ग्रेटर देन बी है बट इक्वल टू सी है ना। तो भाई बी ए बी से बराबर हो सकता है और बी सी से भी बराबर हो सकता है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल भी तो हो सकता है, क्योंकि मेरे को ट्राइंगल नहीं पता ना कौन से टाइप का ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, सही है कि नहीं है। तो मैं कंडीशन कौन सी मानूं कि ए बी सी और रिलेशन कैसे निकालूं। तो मैं इन तीनों को सेटिस्फाई कराने के लिए क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है तो मतलब कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी भी हो सकता है और ग्रेटर देन इक्वल टू सी भी हो सकता है, सही है। मैंने ए को सबसे बड़ा मान लिया, आप सी को मान लें, बी को मान लें, वो आपकी इच्छा है, ठीक है ना। तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी मान लिया। इसमें क्या होगा, ये तीनों कंडीशंस फॉलो हो जाएगी। अगर स्केलिन होगा तो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी हो जाएगा, आइसोसेलेस है तो ए इक्वल टू बी ग्रेटर देन सी हो जाएगा या ए ग्रेटर देन बी इक्वल टू सी हो जाएगा, सही है। और स्केलिन और इक्विलेटरल होगा तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाएगा, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है, तो ये आपको माननी पड़ेगी, ठीक है ना। और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 20 तो दे ही रखा है, सही है। तो यहाँ तक आई होप आपकी को क्लियर हो गया होगा। अब अगर आपको निकालना है साइड्स, क्योंकि मेरे को अगर सम ऑफ 2 साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड है, ठीक है, ये तो कंडीशन फुलफिल होनी ही चाहिए ना, क्योंकि कोई ट्राइंगल फॉर्म ही अगर होगा तो ये मिनिमम कंडीशन है। तो सबसे पहले मिनिमम कंडीशन निकालते हैं। तो मिनिमम कंडीशन निकालने के लिए अगर ये ट्राइंगल फॉर्म होगा तो इसको एक कंडीशन तो फुलफिल करनी ही पड़ेगी, सम ऑफ 2 साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड, सम ऑफ 2 साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड। और ये एक तरीके का सॉल्यूशन चेंज भी नहीं होगा, इस टाइप के क्वेश्चन में यही सॉल्यूशन चलते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी एक स्टेप इधर से उधर भी नहीं होगा, ठीक है। तो सम ऑफ 2 साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड होना चाहिए। अब आपको एक की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी,
ठीक है ना, चाहे आप ए की निकालें, चाहे बी की, चाहे सी की। एंड अगर आप सबसे बड़ी साइड की आप निकाल लोगे कि सबसे बड़ी साइड का स्लैब निकाल लोगे कि कौन से स्लैब में वो लाई कर रहा है, तो आपको बी और सी निकालने में थोड़ा ईजी रहेगा, राइट। तो मैं ए की बात कर रही हूँ कि मैं ए की वैल्यू निकालती हूँ, ठीक है ना। तो ए सबसे बड़ा है मेरा, तो सम ऑफ टू साइड्स, तो सम ऑफ टू साइड की जगह मैं बी प्लस सी रख देती हूँ, और बी प्लस सी ग्रेटर देन ए होना चाहिए। मैंने ए को एक साइड जानबूझ के रखा है क्योंकि मेरे को ए का ही स्लैब निकालना है, कि मुझे पता तो लगे कि ए की वैल्यू पता लग जाए ना कि ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, और मैं उसके रिस्पेक्ट में बी और सी की निकाल लूँगी, राइट। तो मैंने ए को साइड में रखा, पर क्या है मेरे पास में बी प्लस सी की वैल्यू नहीं है, मेरे पास में ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है। तो मैं क्या करती हूँ कि इसको ए प्लस बी प्लस बनाने के लिए मैं ऐड कर देती हूँ ना, ऐड ए ऑन बोथ साइड, ऐड ए ऑन बोथ साइड्स। अगर मैं ए को बोथ साइड्स ऐड कर दूंगी तो यहाँ पे भी ए ऐड हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और यहाँ पे ए प्लस हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी की तो वैल्यू है ना मेरे पास में, क्या है 20, तो इधर 20 डाल देते हैं, तो 20 ग्रेटर देन 2a हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो 20/2 ग्रेटर देन a हो जाएगा, तो 10 ग्रेटर देन a, मतलब a की वैल्यू 10 से तो छोटी है, a की वैल्यू 10 से छोटी है, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन, सेकंड केस जो बनेगा, और ये केसेस चेंज भी नहीं होंगे, तो सेकंड केस जो बनेगा हमारा, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी कि हमें ये पता है, ये वाली कंडीशन पता है, ये हमने निकाली हुई है कि a ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें ट्राइंगल नहीं पता, ये ट्राइंगल कुछ भी हो सकता है, स्केलिन भी हो सकता है, आइसोसेलेस भी हो सकता है, और इक्विलेटरल भी हो सकता है, तो ये चीज़ मानी हुई है। तो मेरे को a की वैल्यू निकालनी है, तो मैं a को एक साइड रखूंगी, तो मैं a को कंपेयर कर लेती हूँ b से, तो a को कंपेयर करूंगी b से, तो a ग्रेटर देन इक्वल टू b हो सकता है, और a को c से कंपेयर करूंगी तो a ग्रेटर देन इक्वल टू c भी होगा, a ग्रेटर देन इक्वल टू b भी होगा, a ग्रेटर देन इक्वल टू c भी होगा। और मैं इन दोनों को इक्वेशन को ऐड कर देती हूँ। अगर मैं इन दोनों को इक्वेशन को ऐड करूंगी, क्यों करूंगी? क्योंकि मेरे को b प्लस सी निकालना है, मेरे को a प्लस बी प्लस सी की तो वैल्यू पता है, तो मुझे ऐड ही करना पड़ेगा, तभी तो b प्लस सी निकलेगा। तो a प्लस ए कितना आ जाएगा 2a, और b प्लस सी को b प्लस सी। पर अगेन प्रॉब्लम क्या आ रही है, मेरे पास में b प्लस सी की वैल्यू नहीं है, मेरे पास में a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है। तो मैं क्या करूँगी, ऐड a ऑन बोथ साइड, ऐड a ऑन बोथ साइड्स। अगर a को मैं ऐड करूँगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2a प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू b प्लस सी प्लस ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2a प्लस ए कितना आ गया 3a, 3a ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 20, 3 मल्टीप्लाई में है उधर जाके डिवाइड में, तो a इक्वल टू 20 ग्रेटर देन 20/3। तो यहाँ से मुझे a और b का स्लैब मिल गया, क्या कि जो a की वैल्यू है वो 10 से तो छोटी होनी चाहिए और 20/3 से बड़ी होनी चाहिए, तो मुझे स्लैब मिल गया। तो देखो मैं इसको सॉल्व करके बताती हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, बात कर लेते हैं। तो मेरा जो a की वैल्यू है वो लेस देन 10 होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि a ग्रेटर देन इक्वल टू 20/3 होना चाहिए। 20/3 इज समथिंग लाइक 6.66, ठीक है ना। तो जो यहाँ से मैं निकालूंगी तो a को बीच में रखा, तो a 10 से तो छोटा होना चाहिए, पर 20/3 से बराबर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, ठीक है ना, दैट इज 6.66। पर मेरे को पता है कि a इज़ अ इंटीजर, है ना, a b c क्या है, a b c क्या है मेरे, इंटीजर है। अगर ए बी सी इंटीजर है मेरे, तो मतलब 6.6 तो नहीं हो सकते, तो ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ए की वैल्यू 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, और 9 हो सकती है, क्योंकि 10 भी नहीं हो पाएगी क्योंकि 10 से छोटी होनी चाहिए। तो मुझे सबसे बड़ी साइड की वैल्यू मिल गई कि 7, 8, 9 है, ठीक है। अब और एक और कंडीशन क्या हो गई कि a प्लस बी प्लस सी, पेरीमीटर पता है मुझे कि a प्लस बी प्लस सी 20 ही होना चाहिए। तो अब अपन a b c की साइड निकालेंगे, तो a लिखा, b लिखा, c लिखा। फर्स्ट केस में मैं a को 7 मान रही हूँ, जब a की वैल्यू 7 है तो मैं b को क्या रख सकती हूँ, तो स्केलिन ट्राइंगल है, तो यहाँ से a की वैल्यू डाली तो b प्लस सी, 7 प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 20 हो जाएगा, ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस, तो b प्लस सी की वैल्यू 13 होनी चाहिए। इस केस के लिए 7 के केस के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ कि b प्लस सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 13 होना ही चाहिए, ठीक है ना। अब b प्लस सी 13 बनाने के लिए मैं क्या रख सकती हूँ, मुझे ये भी पता है कि a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c होना चाहिए, और 13 के क्या केस बनेंगे, 7, 6, ठीक है, एक ही केस बनेगा शायद, और कोई बन सकता है क्या, क्योंकि 7 सबसे बड़ा है, तो 7 के बराबर होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, राइट। तो अपन इससे बड़ा 5 और फिर 8 हो जाएगा, तो 5 और 8 मैं ले नहीं पाऊंगी क्योंकि ये तो छोटा हो जाएगा पर 8 बड़ा हो जाएगा, राइट, कैंसिल हो गया। तो 7, 7, 6 एक ही कंडीशन बैठी है 7 की, तो क्योंकि
मुझे ये भी तो देखना पड़ेगा कि ए सबसे बड़ा होना चाहिए, बी उससे छोटा, सी उससे छोटा। तो अगर मैं सी की वैल्यू 8 रख दूँगी तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ए इक्वल टू 8 पे बात कर लेते हैं। ए इक्वल टू 8 रखा तो बी प्लस सी, इस केस में बी प्लस सी क्या होना चाहिए, बी प्लस सी यहाँ से निकाल लेते हैं तो 8 प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होना चाहिए 20। तो बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 12। अब बी प्लस सी 12 बनाने के लिए इन दोनों की साइड अज्यूम करनी पड़ेगी और बी और सी 8 से छोटे होने चाहिए। तो 12 की वैल्यू 6 और 6 भी हो सकती है ना। और इसको मैं बड़ा छोटा कर दूँ, इसको बड़ा कर दूँ तो 8 8 7 भी हो सकती है, सही है, क्योंकि ये दोनों बराबर हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं। और कोई वैल्यू 8 से एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये 6 6 हो जाएगी और फिर यहाँ से 6 6 हो गई, यहाँ पे से 7 और 5 हो गई, यहाँ से 7 और 5 हो गई। ओके, तो यहाँ से ये 8 8 नहीं होगी, दिस विल बी 7 and 5, कैलकुलेशन मिस्टेक। तो 8 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 5 इज 20। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये बी इससे छोटा होना चाहिए और बी से सी से छोटा होना चाहिए। सही है, सही जा रहा है। और कोई कंडीशन 7 5 हो गई, और अगर मैं इसको 8 कर दूँ तो इसको 4 करना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी है क्या, बिल्कुल है। ए टू इक्वल टू 8, ए इक्वल टू बी तो हो सकता है ना, या बी बड़ा ए बड़ा हो या बराबर हो बी से, तो 8 8 4 भी हो सकती है। और कोई कंडीशन फुलफिल हो पाएगी क्या, अगर मैं इसको 9 रख दूँ तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और 9 पॉसिबल नहीं है कि मैं बी का रखूँ, ठीक है ना। तो ये तो कंडीशन फुलफिल हो गई। अब ए इक्वल टू 9, नेक्स्ट वैल्यू ए इक्वल टू 9 रखा तो ये 9 और ये 9 रखेंगे तो 9 प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 20। तो बी प्लस सी कितना होना चाहिए 11 होना चाहिए, ठीक है ना। अब इस केस में क्या होगा बी प्लस सी इक्वल टू 11 हो जाएगा, ठीक है। अब 11 की क्या क्या कंडीशन हो सकती है कि 9 और 2 ही हो जाए, सही है, 9 और 2 ही हो जाए, नहीं, ठीक है ना। और क्या रख सकते हैं, 10 और 11 रख नहीं पाएंगे क्योंकि इससे बड़ा नहीं रख पाएंगे, है ना। अब इसको मैं 8 कर दूँ, इसको मैं 3 कर दूँ क्या, तो 9 8 3 पॉसिबल है क्या, 9 8 3, ठीक है ना। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई, सही है। और देख लेते कोई पॉसिबिलिटी बचती है क्या। इसको मैं 7 कर दूँ तो इसको मेरे को 4 करना पड़ेगा, ठीक है ना। 9 7 4 पॉसिबल है क्योंकि इससे छोटा होना चाहिए, तो 9 7 4 एक पॉसिबिलिटी यहाँ तक भी आ गई। फिर और छोटा, इसको और छोटा करते तो ये 6 और 5 पॉसिबल है क्या, बिल्कुल है। तो एक हो गया 9 6 5। अब इससे छोटा करूँगी तो ये 7 हो जाएगा, है ना, और ये 4 हो जाएगा। इससे बड़ा करूँगी, ये 5 करूँगी, इसको 5 कर दूँगी तो इसको 6 कर दूँगी, सब वैल्यू रिपीट करने लग जाएगी। अब कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है। तो ए की वैल्यू 7 पे हमें एक ट्राइंगल मिल गया, ए की वैल्यू 8 पे मेरे को 3 ट्राइंगल मिल गए, और ए की वैल्यू 9 पे मेरे को 4 ट्राइंगल मिल गए। तो इन टोटल कितने ट्राइंगल्स पॉसिबल है, 8 ट्राइंगल्स हमें पॉसिबल हैं। कितने ट्राइंगल्स पॉसिबल हो गए हमारे, 8 ट्राइंगल्स, राइट। तो यहाँ से ये हमारा हो गया सब्जेक्टिव मेथड। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव अप्रोच की बात करें, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच चलता है डिस्टिंक्ट ट्राइंगल पे। अब देखो जो सब्जेक्टिव अप्रोच है, अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल कितने होंगे, है ना, पहले का चलो बात कर लेते हैं। अभी तो कोई पॉसिबिलिटी दे नहीं रखी थी, कि बोला था कि डिफरेंट ट्राइंगल्स होने चाहिए और कॉन्ग्रुएंट नहीं होने चाहिए, तो हमने 8 ट्राइंगल निकाल दिए। अगर इसमें मैं कंडीशन लगा दूं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल कितने होंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड इक्वल होनी चाहिए। तो एक ट्राइंगल ये रहा, है ना, इनमें से ये दूसरा ट्राइंगल रहा, ये तीसरा ट्राइंगल रहा, ठीक है ना, 3 ट्राइंगल रहे, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल 3 हो गए। तो इससे क्या हर एक कितने कोई भी टाइप के ट्राइंगल पूछे जाए हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। इक्विलेटरल पूछा जाए तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कितने दिख रहे हैं आपको, इक्विलेटरल ट्राइंगल कितने दिख रहे हैं, कोई भी नहीं, 0, ठीक है ना 9 9 9 पॉसिबल है ना, 7 7 7 ना 8 8 8, ठीक है ना। तो इक्वल टू 0। और स्केलिन ट्राइंगल कितने पॉसिबल है, तो सारे स्केलिन ट्राइंगल चेक कर लो। तो एक ये पॉसिबल है, यहाँ पे 1 2 3 तो हमारे क्या हो गए, आइसोसेलेस हो गए ना, 1 2 3, क्योंकि 2 साइड इक्वल होती है आइसोसेलेस की। तो 8 में से 3 माइनस कर देते हैं 5, स्केलिन ट्राइंगल 5 हो गए, सही है क्या। तो मतलब आइसोसेलेस पूछा जाएगा तो आइसोसेलेस ट्राइंगल निकाल देंगे, कितना आइसोसेलेस ट्राइंगल है। स्केलिन पूछा जाएगा, स्केलिन निकाल देंगे। इक्विलेटर पूछा जाएगा, इक्विलेटर निकाल देंगे। तो सब्जेक्टिव अप्रोच में ये एक एडवांटेज होता है हमारे पास में, ठीक है ना। पर अगर हमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच में निकालना है और हमें नहीं पता, हमें तो सिर्फ पूछा गया कि डिस्टिंक्ट ट्राइंगल्स कितने होंगे, तो
डिस्टिंक्ट ट्राइंगल्स, डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ट्राइंगल्स विद इंटीजर साइड। इंटीजर साइड हमें नहीं पता कि कौन से ट्राइंगल है क्या नहीं है, तो इंटीजर साइड्स और कॉन्ग्रुएंट नहीं होने चाहिए। तो इसका एक तरीका है, फॉर्मूला है कि पेरीमीटर तो पता होगा ना, पेरीमीटर अगर इवन है, पेरीमीटर अगर इवन है तो पी स्क्वायर बाय 48 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाय 48। और अगर पी ऑड है, पेरीमीटर का जो दे रखा है वो ऑड है, तो इसमें हो जाएगा p + 3 बाय होल स्क्वायर बाय 48, और ये दैट विल गिव अस आवर डायरेक्ट आंसर। देखो लास्ट क्वेश्चन में, अब लास्ट क्वेश्चन कराते हैं, तो लास्ट क्वेश्चन में पेरीमीटर 20 था, लास्ट क्वेश्चन में पेरीमीटर 20 था, सही बात है। और हमें डिस्टिंक्ट ट्राइंगल्स पूछे गए थे, डिस्टिंक्ट ट्राइंगल्स पूछे गए थे ना, तो कितने होंगे, तो अपने 8 निकले थे ना सब्जेक्ट मेथड से, एक बार इधर से भी चेक कर लेते हैं। तो इवन है तो ये वाला केस लगेगा, तो 20 स्क्वायर बाय 48 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर इज 400, 400 बाय 48 करेंगे तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने निकलेंगे, 48 इंटू 8 ही कर लेते हैं ना डायरेक्ट, 8 8 ज़ा 64, 8 4 ज़ा 32, 84। तो हमें क्वेश्चन निकालना है, अगर मैं इसको डिवाइड करूँगी तो ऑलमोस्ट कितने ट्राइंगल्स निकलेंगे, 8 ट्राइंगल्स, क्योंकि 8 पॉइंट समथिंग कुछ नहीं होता, 8 पॉइंट समथिंग ट्राइंगल नहीं होगा, या तो 7 होंगे या 8 होंगे या 9 होंगे, तो एक्चुअली 8 ट्राइंगल्स निकलेंगे। हमें इसका क्या करना है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल के देनी है, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इज 8, मतलब इंटीजर वैल्यू निकाल के देनी है। क्या ये बात क्लियर हो गई, तो इंटीजर पार्ट पे 8 आ गया, और यही हमारा सब्जेक्टिव से भी आंसर आता है। अच्छा पेरीमीटर और ले लेते हैं, नेक्स्ट केस मान लेते हैं कि पेरीमीटर 11 है, सेकंड क्वेश्चन मान लेते हैं कि पेरीमीटर हमारा 11 है, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे, और डिस्टिंक्ट होने चाहिए, है ना, मैं कोई कंडीशन नहीं लगा रही, डिस्टिंक्ट ट्राइंगल, तो उसके लिए ये केस हो जाएगा, तो 11 + 3 का होल स्क्वायर अपॉन 48, तो ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा, 14 का स्क्वायर अपॉन 48, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, 196 बाय 48 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 ज़ा 16, एक बार कर लेते हैं ना, 48 इंटू 8 3 4 5 6 7 7 से कर लेते हैं, 7 8 ज़ा 56, 7 4 ज़ा 28, 28 ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना, कर लेते हैं इसको, यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको रब कर लेते हैं, ठीक है। तो 196 डिवाइड करके देख लेते हैं ना, तो 196 डिवाइड बाय 48, 48 1 ज़ा 48, 48 2 ज़ा 96, 48 3 ज़ा 48, 4 ज़ा 48, 4 ज़ा कर लें एक बार, 4 8 ज़ा 32, 4 4 ज़ा 16, 192, है ना, 192 आ रहा है ना, तो कितने पॉसिबल है, कितने ऑलमोस्ट पॉसिबल है, 4 ट्राइंगल्स पॉसिबल है, कितने पॉसिबल है हमारे, 4 ट्राइंगल्स आर पॉसिबल, ठीक है ना। एक बार मैं करके दिखा देती हूँ ये, कि देखो पेरीमीटर कितना दे रखा था 11, फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, p + 3 का होल स्क्वायर बाय 48, ठीक है ना, तो यहाँ से 14 का स्क्वायर विल बी व्हाट 196, और 196 डिवाइड बाय 48 करेंगे तो दैट विल बी व्हाट 48, 4 ज़ा करके देख लेते हैं, 4 8 ज़ा 32, 4 4 ज़ा 16, तो कितना आ जाएगा 192, और यहाँ पे 196 है, तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली हमें कितने ट्राइंगल मिल जाएंगे, 4 ट्राइंगल्स हमें मिल जाएंगे, राइट। सो आई होप यहाँ तक ये वाला जो टॉपिक है आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।